एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। दूसरा प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? उत्तर, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और ये उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। तीसरा प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। चौथा प्रश्न, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। उत्तर, जितेन नारगे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रकृति सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान संकरे जलेबी की तरह घुमावदार हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नारगे ने बताया कि वहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। भौगोलिक स्थिति, गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियां हैं। रास्ते में कवि लॉन्गस्टॉक है जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में सेवेन सिस्टर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति की प्रतीक है और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत दर्शाते हैं। जनजीवन, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं। चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं। बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत श्रमसाध्य है। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास रखते हैं। पांचवां प्रश्न, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्गस्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्गस्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को
एक ही सूत्र में बांध देता है। छठा प्रश्न, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उत्तर, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। 2. उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। 3. एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। 4. एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। 5. गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके व अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। 6. गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों व बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। 7. एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। 7वां प्रश्न, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थीं। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। 8वां प्रश्न, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। लेखिका चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों करने पर तुली हुई है। इन अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश काल की पारापार से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसकी मन के सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर कर नष्ट हो गई हो। 9वां प्रश्न, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं, उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता। इनके लिए ये भोजन मात्र पाने का साधन है और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरे लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को छूनते हुए सिक्किमी परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा।
बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। 10वां प्रश्न, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। वहां के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस व बेजान लगने लगते हैं, तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। 11वां प्रश्न, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कियों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों, कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र आर्थिक सदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है, उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। 12वां प्रश्न, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा है। इसका जीवंत उदाहरण यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। 13वां प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। उत्तर, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगी है। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता हो जाती है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं।
14वां प्रश्न। कटाओं पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर। कटाओं पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाओं पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। 15वां प्रश्न। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। 16वां प्रश्न। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर। देश की सीमा पर जहां तापमान गर्मी में भी -15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कड़कड़ाती ठंड फौजी पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी सर्दी तथा गर्मी में वहीं रहकर देश की रक्षा करते रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।